नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। इतिहास रक्त रंजित होता है। इतिहास से हमारी भावनाएं जुड़ी रहती हैं, लेकिन बेवजह इतिहास के पन्नों को पलटकर गुजरे दिनों के किरदारों पर सियासी जंग करना सही नहीं होता, लेकिन आज यही हो रहा है। कुल मिलाकर देखें तो अनवर मिनाई ने कुछ इस तरह से इस हाल को बयान किया है कि अब चेहरा ए माजी भी पहचाना नहीं जाता, यूँ टूट के बिखरा है इतिहास का आईना। जाहिर सी बात है कि भारत का इतिहास वीरता, बलिदान और संघर्ष की गाथाओं से भरा पड़ा है। इनमें कई महापुरुषों की कथाएं हैं जिन पर समय समय पर राजनीतिक विवाद उठते रहे हैं। दो प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, राणा सांगा और औरंगजेब, जो आजकल विवादों में हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने राणा सांगा को गद्दार तक कहा और उन पर आरोप लगाया कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत बुलाया था राणा सांगा ने। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बवंडर मच गया। बीजेपी अन्य संगठनों के साथ साथ इस टिप्पणी पर कड़ी निंदा का सामना रामजी लाल सुमन को करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन से ये कहा कि वो अपने बयान को वापस लें, लेकिन ये बात हो न सकी। बहरहाल ये बहस का विषय है। रामजी लाल सुमन का ये मानना था। वहीं औरंगजेब भी विवादों में घिरे रहे। उन पर आरोप है कि उन्होंने धार्मिक असहिष्णुता दिखाई, हिंदू मंदिरों को नष्ट किया और गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया। औरंगजेब की कब्र को लेकर भी विवाद उठता रहा। हिंदू संगठनों ने उनकी कब्र को हटाने की मांग की, जबकि कुछ मुस्लिम नेताओं ने इसका विरोध किया है। नागपुर में हिंसा भी हुई। इससे पहले भी कई ऐतिहासिक विभूतियों पर भवें चढ़ती रही हैं, तलवार खिंचती रही हैं और सियासत होती रही है। कभी किसी ने किताब में कुछ लिख डाला तो किसी ने फिल्म में कुछ दिखा दिया, या फिर सियासी बोल कहे गए और हंगामा बरप गया। आज के विशेष में हम इतिहास के इन्हीं किरदारों पर हुए विवाद पर नजर डालेंगे। महाराष्ट्र में सपा विधायक अबू आजमी और औरंगजेब पर बयानों से विवादों में रहे हैं। उन्होंने अपने एक बयान में मुगल शासक औरंगजेब का महिमा मंडन किया। हालांकि विवाद बढ़ा तो उन्होंने माफ़ी मांग ली। औरंगजेब एक ऐसा मुगल शासक रहा है जिसके साथ इतिहास के कई पन्ने जुड़े हैं। इन पन्नों में विवाद है, विरोधाभास है और कई मौक़ों पर लोगों को आक्रोशित करने की ताकत भी। हाल ही में एक फिल्म छावा आई थी। कहानी तो वीर छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी की थी, लेकिन लोगों की नज़र पड़ी मुगल शासक औरंगजेब पर। दिखाने की कोशिश हुई कि किस तरीके से संभाजी महाराज ने वीर शिवाजी की महानता को, उनके शौर्य को आगे बढ़ाया। लेकिन चर्चा का केंद्र इस बात पर शिफ्ट हो गया कि औरंगजेब ने किस क्रूरता के साथ संभाजी की हत्या की। उसके बाद तो संभाजी महाराज की वीरता कहीं बहुत पीछे छूट गई और नैरेटिव पूरी तरह से औरंगजेब पर शिफ्ट हो गया। उसी नैरेटिव का एक हिस्सा बना औरंगजेब की कब्र। जिस मकबरे से इतने सालों से कोई दिक्कत नहीं थी, अब हिंदू संगठनों ने इसे हटाने की मांग की है। फिर नागपुर हिंसा सुलग गया। देखिए ये रिपोर्ट। औरंगजेब को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कुछ ऐसा कह दिया है कि देश की सियासत गर्म हो गया। महाराष्ट्र में सपा नेता अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब को लेकर गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। आप बनारस जाकर देखेंगे कि एक पंडित की बच्ची से जब उनका ही एक सिपहसलार शादी करना चाहता था तो उन्होंने उस सिपहसलार को 2 हाथियों के पैर में बांधकर मार दिया और फिर उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बनवा कर दिया वहां पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री दिखा रहे हैं। औरंगजेब को मैं एक क्रूर शासक नहीं मानता। अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है, हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है। आजमी के इस बयान पर सियासत तेजाबी हो गई। जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग भारत के महापुरुषों को अपमानित करते हैं, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हैं जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने और हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उन्हें उसे आज का यह नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है।
आक्रांता के महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना है और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को उसको बाहर निकाल देना चाहिए। आज़मी के बयान पर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। अबू आज़मी के बयान के बाद से हंगामा बरपा तो उन्होंने औरंगजेब को महान बताने के बाद माफी मांगी ली। मुंबई की सेशन कोर्ट ने उन्हें औरंगजेब की तारीफ करने को लेकर दर्ज मामले में अग्रिम जमानत दे दी। हालांकि इसके साथ कोर्ट ने उन पर कुछ शर्तें भी लगाईं। लेकिन इसके बाद औरंगजेब की कब्र हटाने के विवाद ने जन्म ले लिया और नागपुर में हिंसा भी हुई। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान फैली अफवाह के बाद नागपुर में हिंसा भड़क गई थी। स्थानीय पुलिस ने दावा किया कि लगभग 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, पत्थर और आग के गोले फेंके, जिसमें 34 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। हिंसा के दौरान बताया गया कि 60 से ज्यादा वाहनों में तोड़फोड़ की गई और आग के हवाले कर दिया गया, जिनमें 36 कारें, 22 दोपहिया वाहन और एक क्रेन शामिल थे। औरंगजेब का ये मुद्दा छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर बनी फिल्म छावा की रिलीज के बाद से चर्चा में है। शायरा अंजना सिंह सेंगर ने सही ही कहा है कि आज के दौर का इतिहास भी लिखिए साहिब, आप तो बस हमें गुजरा हुआ पल देते हैं। जाहिर सी बात है कि आज के दौर में अबू आज़मी के औरंगजेब को लेकर दिए बयान पर बात करें तो उत्तर प्रदेश में इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को ज़्यादा नहीं होगा। यूपी मुस्लिम वोट बैंक में करीब 19% है और 2017 में जितने भी चुनाव हुए उसमें साफ तौर पर दिखता है कि मुस्लिम आबादी अब सिर्फ समाजवादी पार्टी को सीधा समर्थन देती है। जाहिर है सपा को सियासी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भाजपा को इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। उसके हिंदुत्व पॉलिटिक्स के लिए औरंगजेब अब एक अहम मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में राणा सांगा विवाद पर राजनीति गर्म है और राणा सांगा पर बयान देने के बाद समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर जमकर हंगामा हुआ। करणी सेना के कार्यकर्ता भारी संख्या में रामजी लाल सुमन के घर के बाहर इकट्ठा हुए और उनके घर में घुसने की कोशिश की गई। उनके आवास पर हुए हंगामे के दौरान पुलिस और करणी सेना के बीच भी झड़प हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये विवाद सांसद रामजी लाल सुमन की एक टिप्पणी के बाद शुरू हुआ था। 21 मार्च को उन्होंने राज्यसभा में राणा सांगा पर एक टिप्पणी की थी। इसमें उन्होंने राणा सांगा को ये कहा था कि उन्होंने ही इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को बुलाया था और अब हमें ये तय करना होगा कि जिसने भारत से गद्दारी की हम उसके साथ हैं, जिसने या फिर हम देश के साथ हैं। इस टिप्पणी के बाद करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इस विवाद में मुख्य किरदार रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पिछले साल राज्यसभा में उनकी नियुक्ति ने अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को मजबूती दी थी। उत्तर प्रदेश में दलितों तक पार्टी की पहुंच को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव का ये एक रणनीतिक कदम था। पेश है राणा सांगा पर ये रिपोर्ट। इनमें बाबर का डीएनए है। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। उन्होंने पढ़ा होता वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया। महाराणा सांगा ने जो स्वतंत्रता की अलख जगाई थी, उसने भारत को गुलाम होने से तो बचाया ही था, लेकिन साथ साथ में भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान किया था। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राज्यसभा में राणा सांगा पर दिए गए बयान पर विवाद छिड़ा हुआ है। बीजेपी और अन्य पार्टियों समेत राजपूत समाज इस बयान पर हमलावर है। करणी सेना ने राज्यसभा में बयान देने वाले सांसद रामजी लाल सुमन पर करारा हमला बोल दिया है। राणा सांगा पर विवादित बयान को लेकर सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर
करणी सेना ने बवाल मचा दिया। इस दौरान पुलिस के साथ भी झड़प हुई, लाठियां भांजी गई तो भगदड़ मच गई। इस दौरान पथराव हो गया। यूपी चुनाव 2027 से पहले एक बड़ा वर्ग सीधे तौर पर अखिलेश यादव से नाराज होता दिख रहा है। इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने इस पूरे विवाद के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ होने की बात कही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा उद्देश्य किसी इतिहास पुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। सपा मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही। कन्नौज से लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने अपने एक्स पोस्ट में राणा सांगा विवाद पर फिर एक बार अपने सांसद के पक्ष में बयान दिया है। उन्होंने लिखा कि हमारे सांसद ने सिर्फ एक पक्षीय लिखे गए इतिहास और एक तरफा की गई व्याख्या का उदाहरण देने की कोशिश की है। हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। सपा प्रमुख ने इस दौरान बीजेपी को दरारवादी पार्टी भी करार दिया है। उन्होंने कहा, हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। आज के समय में बीते कल की मतलब इतिहास की घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का मन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजिया सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। आखिर बाबर को लाया कौन? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा हिंदुस्तान में लाया था। अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो फिर तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। इतिहासकारों का मानना है कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान दिल्ली की गद्दी कब्जाना चाहते थे। उन्होंने बाबर को भारत आने का न्योता दिया। इतिहासकार राणा सांगा द्वारा बाबर को बुलाए जाने से इनकार करते हैं। वह उस समय सबसे शक्तिशाली शासक थे। राजपूताना के शासकों को मिलाकर उन्होंने एक गठबंधन बना लिया था। डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता ने राष्ट्रीय राजनीति में मेवाड़ का प्रभाव पुस्तक में राणा सांगा द्वारा बाबर को बुलाए जाने से इनकार किया है। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार उनके राज्य मेवाड़ की सीमा पूरब में आगरा, दक्षिण में गुजरात की सीमा तक थी। दिल्ली, मालवा, गुजरात के सुल्तानों के साथ उन्होंने 18 युद्ध लड़े और सभी में विजय रहे। राणा सांगा ने 1517 में खतौली और 1518-19 में धौलपुर में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय को 1517 और 1519 में ईडर और दूसरी लड़ाइयों में हराकर उन्हें 2 माह तक बंधक बना रखा था। वर्ष 1520 में ईडर के निजाम खान की सेना को राणा सांगा ने हराया था। पंजाब और सिंध पर जीत के बाद बाबर ने अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर उसकी हत्या कर दी थी। राणा सांगा और बाबर का पहली बार आमना सामना 21 फरवरी 1527 को बयाना में हुआ था। इसमें बाबर की हार हुई थी और हार कर वो आगरा लौट आया था। वैसे देखा जाए तो युद्ध के मैदान में 16 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर की सेनाओं को फिर से आमने सामने आना पड़ा और इस युद्ध में बाबर तोप और बंदूकों से लड़ा, जबकि राजपूत तलवारों से। राणा सांगा एक तीर लगने से बेहोश हो गए, जिससे उनकी सेना हतोत्साहित हो गई। युद्ध में बाबर की जीत हुई। जनवरी 1528 में राणा सांगा की मृत्यु जहर दिए जाने की वजह से हो गई।
तो इतिहास कई पन्नों में सिमटा है और कई कहानियों के साथ हमारे सामने आता जाता रहता है, लेकिन इतिहास के पन्नों को लेकर जो विवाद होता है, जो आज हमें देखने को मिलता है, उसके पीछे कई वजह होती हैं। 2018 में संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की वजह से चित्तौड़ की रानी पद्मिनी या पद्मावती को लेकर विवाद हुआ। मेवाड़ सहित देश भर से ये आवाज़ उठी कि फिल्म में कुछ ऐसी बातें शामिल की गई हैं जो निराधार और तथ्यहीन हैं। दरअसल पद्मावत फिल्म का सारा विवाद रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के प्रसंगों को लेकर है। राजस्थान की करणी सेना समेत कुछ संगठनों ने आरोप लगाया कि संजय लीला भंसाली अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती के प्रेम प्रसंगों को फिल्म में दिखाकर राजपूत समुदाय का अपमान कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान भी करणी सेना ने संजय लीला भंसाली पर हमला कर दिया था और उनसे मारपीट भी की थी। इसके बाद जब फिल्म का ट्रेलर सामने आया तो करणी सेना फिर से सक्रिय हुई। जगह जगह विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ किया गया। इतना ही नहीं, करणी सेना के साथ साथ इस फिल्म पर नेताओं ने भी राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी थी। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत भी विवादों की आग में झुलसा। विरोध करणी सेना की तरफ से हुआ। करणी सेना ने फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय लीला भंसाली पर हमला किया था और फिल्म के सेट पर तोड़फोड़ भी की थी। राजपूत संगठनों का आरोप था कि फिल्म में रानी पद्मावती को गलत तरीके से दिखाया गया है और अलाउद्दीन खिलजी के साथ उनके संबंध को लेकर आपत्तिजनक दृश्य शामिल किए गए हैं। करणी सेना ने जयपुर में शूटिंग के दौरान फिल्म पद्मावत के सेट पर हमला कर दिया था। इस दौरान संजय लीला भंसाली के साथ मारपीट भी की गई। करणी सेना का आरोप था कि भंसाली, खिलजी और रानी पद्मिनी के बीच रोमांटिक सीन शूट कर रहे हैं। हालांकि भंसाली और पूरी टीम ने इस बात से इनकार किया कि हमारी फिल्म में रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में ऐसा कोई सीन नहीं है जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या जज्बातों को तकलीफ दे। दरअसल कई कारणों से विरोध हुआ। फिल्म में रानी पद्मावती के जौहर को लेकर विरोध हुआ। कुछ महिला संगठनों का कहना था कि देश में सती प्रथा, जौहर ये सभी चीजें बैन हैं। ऐसे में जौहर दिखाया जाना पुरानी प्रथा को बढ़ावा देना है। राजपूत घरानों ने भी इसका विरोध करते हुए कहा कि यह हमारी परंपराओं से जुड़ी प्रथा है। भंसाली व्यावसायिक फायदे के लिए इसका महिमा मंडन कर रहे हैं। फिल्म के पहले पोस्टर के साथ ही राजपूत घरानों और करणी सेना ने रणवीर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजपूतों का कहना था कि फिल्म को मसालेदार बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जैसे क्रूर शासक का महिमा मंडन किया जा रहा है। हालांकि संजय लीला भंसाली ने वीडियो जारी कर बताया कि फिल्म में कोई आपत्तिजनक चीजें नहीं हैं। इन सब के बावजूद प्रदर्शनकारियों का विरोध जारी रहा। घूमर गाने को लेकर राजपूत घरानों ने विरोध किया। उनका कहना था कि यह एक पारंपरिक गाना है। ऐसे में भंसाली फिल्म में रानी पद्मिनी को सभी के सामने घूमर करते नहीं दिखा सकते हैं। विरोध की आग इतनी भड़क गई कि दीपिका पादुकोण का गला और नाक काटने की धमकी दी गई। संजय लीला भंसाली ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि फिल्म में कोई भी आपत्तिजनक दृश्य नहीं है और उन्होंने हमेशा से इतिहास के प्रति सम्मान दिखाया है। विवाद के बावजूद फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया था और इसे 2018 में रिलीज किया गया था। कुछ राज्यों ने फिल्म को रिलीज करने से पहले ही बैन कर दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिल्म को रिलीज कर दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि रानी का नाम और फिल्म का कथानक 16वीं शताब्दी के कवि मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत पर आधारित है। कविता में पद्मावती की वीरता का बखान किया गया है, जिसने खिलजी से अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर कर लिया था, जिसने एक युद्ध में उसके पति राजपूत राजा को मार डाला था। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा इसी नाम की महाकाव्य कविता पर आधारित इसमें दीपिका पादुकोण रानी पद्मावती की भूमिका में हैं, जो सिंहली मूल की राजपूत रानी थी। खिलजी एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि पद्मावती के वास्तविक जीवन में
होने के बहुत कम सबूत हैं, लेकिन राजस्थान में रहने वाले कुछ इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं हैं। ऐसा माना जाता है कि रानी का नाम और फिल्म का कथानक 16वीं शताब्दी के कवि मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत पर आधारित है, जिन्होंने स्वयं इस कृति को काल्पनिक बताया था। ऐसा माना जाता है कि जौहर विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा दास्ता और बलात्कार से बचने के लिए महिलाओं द्वारा सामूहिक आत्मदाह की प्रथा भारत में शासक वर्ग या राजपूतों के बीच लगभग 700 वर्ष पहले उत्पन्न हुई थी। समुदाय की महिलाएं अपने पुरुषों की लड़ाई में हार के बाद खुद को जला देती थीं ताकि विजेता द्वारा पकड़े जाने से बच सकें, लेकिन बाद के वर्षों में इसे पति की भक्ति के रूप में देखा जाने लगा। 18 जनवरी को अदालत ने फिल्म के रिलीज को मंजूरी दे दी और हिंसा की आशंका का हवाला देते हुए 4 राज्यों द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को पलट दिया। फिल्म के निर्माताओं ने राज्य के प्रतिबंध को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मुख्य न्यायाधीश तब के दीपक मिश्रा ने कहा था कि सिनेमा घर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है। राज्य किसी फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए अधिसूचना जारी नहीं कर सकते। उधर 2005 में आमिर खान की ऐसी फिल्म आई जिसका ट्रेलर आते ही खूब हंगामा मचा। कहा गया कि फिल्म में मंगल पांडे को रोमांटिक हीरो जैसा दिखाया गया है। मंगल पांडे बार बार किसी अलग औरत के कोठे पर जाते थे, जो कि सरासर गलत है। इन सब बातों से एक महान क्रांतिकारी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि फिल्म में से कई सीन्स पर कैंची चलाकर फिल्म को पास किया गया। मंगल पांडे पर भी सियासी संग्राम हुआ। मंगल पांडे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी योद्धा थे, जिनकी बहादुरी और बलिदान ने 1857 के विद्रोह की नींव रखी। उनके जीवन और योगदान पर आधारित फिल्म मंगल पांडे द राइजिंग 2005 में रिलीज हुई, जिसमें आमिर खान ने मुख्य भूमिका निभाई। हालांकि इस फिल्म को ऐतिहासिक तथ्यों के विकृतीकरण और मंगल पांडे के चरित्र के अनुचित चित्रण के आरोपों के कारण विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक समूहों से आलोचना का सामना करना पड़ा। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। वह 22 वर्ष की आयु में ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही के रूप में भर्ती हुए। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी माना जाता है। फिल्म में मंगल पांडे के जीवन और विद्रोह को दर्शाया गया है, लेकिन कुछ दृश्यों को लेकर विवाद पैदा हुआ। विशेष रूप से फिल्म में मंगल पांडे और एक तवायफ के बीच संबंधों को दिखाया गया है, जिसे उनके वंशजों और कई इतिहासकारों ने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ माना। मंगल पांडे के वंशज रघुनाथ पांडे ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि शहीद को तवायफ के साथ दिखाना दुर्भाग्यपूर्ण है और यह फिल्म इतिहास के साथ खिलवाड़ थी। भारतीय जनता पार्टी सहित कुछ राजनीतिक दलों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, यह दावा करते हुए कि इसमें ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है और यह मंगल पांडे की छवि को धूमिल करता है। उनका तर्क था कि स्वतंत्रता संग्राम के नायकों का चित्रण सटीक और सम्मानजनक तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि उनकी विरासत का सही सम्मान हो सके। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मंगल पांडे के विद्रोह के पीछे मुख्य कारण इनफील्ड राइफल के कारतूस थे, जिनमें गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह थी। इन कारतूसों को दांतों से काटकर बंदूक में भरना पड़ता था, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था। इसके अलावा सैनिकों के बीच यह आशंका भी थी कि उन्हें ईसाई बनाया जा सकता है, जिससे असंतोष बढ़ा और विद्रोह की चिंगारी भड़की। मंगल पांडे का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण स्थान है और उनके जीवन पर आधारित फिल्म ने उनके योगदान को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया। हालांकि ऐतिहासिक पात्रों के चित्रण में सटीकता और संवेदनशीलता आवश्यक है,
ताकि उनकी विरासत का सही सम्मान हो सके और समाज में गलतफहमियां न फैले। यह विवाद हमें याद दिलाता है कि इतिहास पर आधारित कला और सिनेमा में तथ्यों की प्रामाणिकता और सम्मानजनक प्रस्तुति कितनी महत्वपूर्ण है। उधर बंगाल के बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और उन पर मुकदमा चला। उन्हें इस विद्रोह के लिए फांसी की सजा सुनाई गई। जल्लाद मंगल पांडे को फांसी तक देने के लिए तैयार नहीं थे, हालांकि अंग्रेजों के दबाव के कारण उन्हें ये काम करना पड़ा। मंगल पांडे की फांसी के बाद अंग्रेजों को लगा था कि सब संभाल लिया जाएगा, मगर क्रांति की ज्वाला जल चुकी थी। मंगल पांडे की फांसी के बाद देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। आम लोगों में भी अंग्रेजों के प्रति आक्रोश बढ़ने लगा और इस तरह से 1857 की क्रांति के रूप में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम सामने आया और आगे चलकर भारत को आज़ादी मिली। साल 2008 की फिल्म जोधा अकबर पर खूब विवाद हुआ। राजपूत समुदाय के लोगों ने इस फिल्म में जोधा को अकबर की पत्नी दिखाए जाने पर विरोध किया। उनका कहना था कि जोधा की शादी कभी अकबर से हुई ही नहीं थी। कई लोगों ने कहा कि अकबर की 34 पत्नियों में से किसी का भी नाम जोधा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने यह भी दावा किया कि जोधा अकबर की पत्नी नहीं बल्कि उनकी सास थी। फिल्म जोधा अकबर 15 फरवरी 2008 को रिलीज हुई और रिलीज के साथ ही सियासी विवादों का शिकार बन गई। जोधा अकबर एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी फिल्म थी, जिसका निर्देशन आशुतोष गोवारिकर ने किया था। इस फिल्म में मुगल सम्राट अकबर और राजपूत राजकुमारी जोधा के बीच प्रेम कहानी को दर्शाया गया है। हालांकि फिल्म की कहानी को लेकर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक समूहों ने ऐतिहासिक तथ्यों की सत्यता पर सवाल उठाए, जिससे यह फिल्म विवादों में घिर गई। राजस्थान के राजपूत संगठनों ने फिल्म में प्रस्तुत कथानक को अपने समाज के लिए अपमानजनक माना। उनका तर्क था कि फिल्म में इतिहास को तोड़मरोड़ कर पेश किया गया है। फरवरी 2008 में आई इस फिल्म पर राजपूत करणी सेना ने इतिहास के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उनका कहना था कि इसके साक्ष्य नहीं है कि अकबर और जोधा का विवाह हुआ था। कई इतिहासकारों और राजपूत संगठनों का मानना है कि अकबर की जोधाबाई नाम की कोई पत्नी नहीं थी। इसके अलावा कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि जोधाबाई वास्तव में एक पुर्तगाली महिला थी, जिन्हें गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने अकबर को भेंट किया था। फिल्म के अलावा जोधा अकबर नामक एक टीवी सीरियल भी विवादों में रहा। 2013 में हरियाणा और चंडीगढ़ में इस सीरियल के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हुए, जहां प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इसमें ऐतिहासिक तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। चंडीगढ़ में प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जोधा अकबर फिल्म ने ऐतिहासिक प्रेम कहानी को बड़े पर्दे पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन ऐतिहासिक जोधा अकबर के खिलाफ राजस्थान कोर्ट में 2 याचिका भी दर्ज की गई। याचिकाकर्ता लोकेंद्र सिंह कालवी और गिरिराज सिंह लोटावाड़ा ने जनहित याचिका लगाई थी, जिनके मुताबिक धारावाहिक में राजस्थान के इतिहास को भी काफी तोड़मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और जोधा को अकबर की पत्नी कहा जा रहा है। ये दोनों ही बातें वास्तविकता से परे हैं। जोधा को अकबर का पहला और आखिरी प्यार माना जाता था। अकबर ने जोधा को शाही महल में पारंपरिक हिंदू अनुष्ठान करने की अनुमति दी थी। महल में एक हिंदू मंदिर भी बनाया गया था और इसमें वो कृष्ण की मूर्ति रख सकती थी। वास्तव में अकबर भी कभी कभी उनके द्वारा की जाने वाली पूजा में भाग लेते थे। जोधाबाई के बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत चतुर व्यवसायी महिला थी, जो मसालों और रेशम का सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलाती थी। वर्ष 1623 में उनकी मृत्यु हुई। उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें उनके पति के कब्र के पास दफनाया गया। तो इतिहास के इन विवादों से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात तो ये कि हमें ये समझना चाहिए कि इतिहास को वर्तमान की राजनीतिक दृष्टि से देखना
अक्सर पक्षपातपूर्ण हो सकता है। दूसरी बात, हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पूर्वजों के निर्णय उनके समय और परिस्थितियों के अनुसार थे। जैसा कि एक उर्दू शायर ने कहा है कि तारीख के सफ़ों में छुपे हैं कई राज, हर फसाना नहीं होता हकीकत का अंदाज। यानी कि इतिहास के पन्नों में कई रहस्य छुपे हैं, हर कहानी वास्तविकता का सही प्रतिबिंब नहीं हो सकती और इतिहास की बातों को आज की कसौटी पर हम कस नहीं सकते। इसलिए हमें इतिहास से सीख लेकर वर्तमान में सामंजस्य और समझदारी से काम लेना चाहिए ताकि भविष्य सुरक्षित रहे, न कि पुराने विवादों को हवा देकर वर्तमान को खराब करके और वर्तमान की राजनीति का हिस्सा बनकर भविष्य पर ग्रहण लगाना चाहिए। ये सोच हमारी है, आपकी क्या है ये हमें ज़रूर बताइएगा। आज विशेष में इतना ही। नमस्कार।